पॉटर और आग का प्याला चैप्टर 7 बैगमैन और क्राउच। हैरी रॉन को हटाकर खड़ा हो गया। वो धुंध भरे बीहड़ में पहुंच गए थे। उनके सामने दो थके और चिड़चिड़े दिख रहे जादूगर थे, जिनमें से एक के हाथ में बड़ी सी सुनहरी घड़ी थी, जबकि दूसरे के हाथ में चर्मपत्र और कलम थी। दोनों ने मगलुओं के कपड़े पहन रखे थे, लेकिन ये कपड़े बड़े ही बचकाने तरीके से पहने हुए थे। घड़ी वाले आदमी ने ट्वीड सूट के साथ जांघ तक ऊंचे जूते पहने थे, जबकि उसका एक साथी घाघरा और कंबल जैसा चोगा पहने हुए था, जिसमें सिर डालने के लिए बस एक छेद किया गया था। मिस्टर वीजले ने घाघरे वाले जादूगर को जूते वाली आवागमन कुंजी देखते हुए कहा, गुड मॉर्निंग बासिल। उस जादूगर ने जूता लेकर पास रखे एक बड़े बक्से में फेंक दिया, जिसमें उपयोग में आ चुकी कुंजियां रखी हुई थी। हैरी को उस बक्से में एक पुराना अखबार, सॉफ्ट ड्रिंक्स के खाली कैन और एक पंचर हुई फुटबॉल मिली। हेलो आर्थर, बासिल ने थके अंदाज में कहा, ड्यूटी पर नहीं हो हैं? कुछ लोगों का नसीब अच्छा होता है, हम यहाँ रात भर से काम कर रहे हैं। अच्छा यही रहेगा तुम यहाँ से चले जाओ। 5:15 काले जंगल से जादूगरों का बड़ा ग्रुप आने वाला है। ठहरो ठहरो, तुम्हारे कैंप की जगह बता दो। वीजली 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 वीजली। उसने अपने जन्म पत्र की सूची को गौर से देखा। कहाँ है कहाँ? उस तरफ 4 मील पैदल चलना होगा। पहला ही मैदान है। साइट मैनेजर का नाम है मिस्टर रॉबर्ट्स। मिस्टर डिगरी, आपका कैंप उस मैदान में है। साइट मैनेजर है मिस्टर पेन। शुक्रिया बासिल, मिस्टर वीजले ने कहा और बाकी सबको अपने पीछे आने का इशारा किया। वो वीरान बीहड़ में चल दिए। हालांकि धुंध में उन्हें ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। लगभग 20 मिनट बाद एक गेट के पास पत्थर से बनी छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। उसके पार हैरी को तंबुओं के सैकड़ों भुतहा आकार दिखाई दिए। तंबू जंगल के कोने पर एक बड़े मैदान के ढाल पर लगे थे। उन्होंने डिगरी और सेड्रिक से विदा ली और झोपड़ी के दरवाजे की तरफ चल दिए। एक आदमी दरवाजे पर खड़ा खड़ा तंबुओं को देख रहा था। हैरी एक नज़र में समझ गया कि कई एकड़ों तक ये एकमात्र मगलू था। जब उस आदमी ने उनके कदमों की आवाज़ सुनी, तो उसने अपना सिर घुमाकर उनकी तरफ देखा। मिस्टर वीजली उत्साह से बोले, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, मगलू ने जवाब दिया। क्या आप ही मिस्टर रॉबर्ट्स हैं? हाँ हाँ, मैं ही हूँ, मिस्टर रॉबर्ट ने कहा। और आप कौन हैं? वीजली। 2 टेंट है, 2 दिन पहले बुक किए थे। ठीक है, मिस्टर रॉबर्ट्स ने दरवाजे पर टंगी सूची को देखते हुए कहा। आपको वहाँ जंगल में जगह मिली है, सिर्फ एक ही रात रुकेंगे? हाँ, मिस्टर वीजली ने जवाब दिया। मिस्टर रॉबर्ट्स ने पूछा, और पेमेंट आप अभी करेंगे? हाँ ठीक है, बिल्कुल, मिस्टर वीजली ने कहा। वो झोपड़ी से थोड़ा एक तरफ हटे और इशारा करके हैरी को अपने पास बुलाया। मेरी मदद करोगे हैरी? उन्होंने अपनी जेब से मगलुओं के नोटों की गड्डी निकाली और उसमें से नोट निकालने लगे। ये ये 10 का नोट है ना? हाँ हाँ, इस पर लिखा अंक दिख रहा है ना? और ये 5 का होगा? ये 20 का है, हैरी ने उन्हें धीरे से बताया। उन्हें इस बात से परेशानी हो रही थी कि मिस्टर रॉबर्ट्स उनकी बातें सुनने की कोशिश कर रहे हैं। ओह हाँ, 20 का ही तो है। मुझे मगलुओं के नोट समझ ही नहीं आते। जब मिस्टर वीजली सही नोट लेकर पहुंचे तो मिस्टर रॉबर्ट्स ने पूछा, आप विदेशी हैं क्या? विदेशी? मिस्टर वीजली ने हैरानी से कहा। आप पहले व्यक्ति नहीं हैं जिसे नोटों के साथ दिक्कत आई हो। मिस्टर रॉबर्ट्स ने मिस्टर वीजली को गौर से देखते हुए कहा। 10 मिनट पहले 2 लोगों ने मुझे सोने के बड़े सिक्के देने की कोशिश की थी। अच्छा, मिस्टर वीजली ने बौखला कर कहा। मिस्टर रॉबर्ट्स ने चिल्लर निकालने के लिए डिब्बे में हाथ डाला। यहाँ पहले कभी इतनी भीड़ नहीं आती। मिस्टर रॉबर्ट्स ने धुंध भरे मैदान की तरफ देखते हुए अचानक कहा। सैकड़ों लोगों ने पहले से जगह बुक करवाई है। आमतौर पर लोग अचानक ही न जाने कहाँ से प्रकट हो जाते हैं। अच्छा, मिस्टर वीजली ने चिल्लर लेने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उन्होंने चिल्लर दिया नहीं। उन्होंने सोचते हुए कहा, हर जगह के लोग हैं, बहुत से विदेशी, और सिर्फ विदेशी नहीं, अजीब लोग हैं। एक आदमी घाघरे पे चोगा पहन के घूम रहा है। मिस्टर वीजली ने चिंता से पूछा, और क्या उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए? ऐसा लगता है जैसे कोई रैली है, मिस्टर रॉबर्ट्स ने कहा। सभी लगता है एक दूसरे को जानते हैं। ये कोई बड़ी पार्टी जैसी लग रही है। उसी समय बैगी जैसा पैंट पहने हुए एक जादूगर मिस्टर रॉबर्ट्स के सामने वाले दरवाजे के पास हवा से प्रकट हुआ। उसने अपनी छड़ी मिस्टर रॉबर्ट्स की तरफ करते हुए कहा, स्मृति विलोपम। तत्काल मिस्टर रॉबर्ट्स की आंखें घूम गई, उनकी भौहें सिकुड़ गई और उनके चेहरे पर बेफिक्री का सपनीला भाव आ गया। हैरी समझ गया कि उसकी याददाश्त मिट चुकी है। आपकी कैंप साइट का नक्शा, मिस्टर रॉबर्ट्स ने मिस्टर वीजली से धीरे से कहा, और बचे हुए पैसे। मिस्टर वीजली ने कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
बैगी वाला जादूगर उनके साथ कैंप साइट के गेट तक गया। वो थका हुआ दिख रहा था। उसकी ठुड्डी नीली और आंखों के नीचे गहरी बैंगनी छायाएं दिख रही थी। मिस्टर रॉबर्ट से दूर पहुंचने के बाद उस जादूगर ने मिस्टर वीजली से बुदबुदाकर कहा, उसके कारण बहुत परेशानी हो रही है। दिन में 10 बार उस पर याददाश्त भुलाने का मंत्र पढ़ना पड़ता है, तब कहीं जाके वो खुश रहता है। और लूडो बैगमैन बिल्कुल मदद नहीं करता। वो पहलवानों और तूफानों के बारे में बस बातें करता हुआ घूम रहा है। उसे मगलू प्रतिरोधी सुरक्षा की तो चिंता ही नहीं है। जब वर्ल्ड कप खत्म हो जाएगा तभी चैट मिलेगा मुझे। मिलते हैं आर्थर। वो अंतर ध्यान हो गया। लेकिन मिस्टर बैगमैन तो जादुई खेल विभाग के अध्यक्ष है ना? जीनी ने पूछा। उन्हें तो मगलुओं के आसपास पहलवानों के बारे में बातें नहीं करनी चाहिए, है ना डैडी? बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, मिस्टर वीजली ने मुस्कुराते हुए कहा और उन्हें लेकर कैंप साइट के गेट की तरफ चल दिया। लेकिन लूडो ही सुरक्षा के बारे में हमेशा से थोड़ा लापरवाह है। वैसे खेल विभाग का उससे ज़्यादा उत्साही प्रमुख कोई और नहीं हो सकता था। तुम लोग तो जानते हो ना कि लूडो इंग्लैंड की क्विडिच टीम में खेल चुका है। और तो और वो विम्बॉर्न वास्प्स का अब तक का सबसे अच्छा मारक था। वो धुंध भरे मैदान में तंबुओं की लंबी कतारों के बीच चलते रहे। ज़्यादातर तंबू लगभग सामान्य दिख रहे थे। जाहिर है उनके मालिकों ने मगलुओं की तरह तंबू लगाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन उनसे चूक ये हो गई थी कि उन्होंने अपने तंबू में चिमनी, घंटी या वायु सूचक यंत्र लगा रखे थे। बहरहाल कहीं कहीं पर इक्के दुक्के तंबू तो इतने जादुई दिख रहे थे कि हैरी को मिस्टर रॉबर्ट्स के संदेह पर कोई हैरानी नहीं हुई। मैदान में आधी दूरी पर बना एक तंबू किसी महल जैसा दिख रहा था। ये धारीदार रेशम का बहुत बेतुका मिश्रण लग रहा था और इसके प्रवेश द्वार पर कई जीवित मोर बंधे थे। थोड़ा आगे चलकर वो एक ऐसे तंबू के पास गुजरे जो तिमंजिला था और उसमें कंगूरे लगे थे। इससे थोड़ी आगे एक ऐसा तंबू था जिसके आगे एक बगीचा था, जिसमें बर्ड बाथ, धूप घड़ी और एक फंवारा भी था। हमेशा यही होता है, मिस्टर विजली ने मुस्कुराते हुए कहा। जब हम जादूगर कहीं इकट्ठे होते हैं तो शान झाड़ने से नहीं चूकते। ये लो देखो, हमारा टेंट आ गया। वो मैदान के ऊपर एक जंगल के कोने में पहुंच गए थे। वहां एक खाली जगह पर जमीन में एक छोटा सा साइन बोर्ड गड़ा था जिस पर लिखा था वीजली। इससे बढ़िया जगह और क्या होगी, मिस्टर वीजली खुशी से बोले। पिच जंगल के उसी तरफ है, हम बिल्कुल पास में ही है। उन्होंने अपने कंधे से बैग उतारा और रोमांचित होकर कहा, ठीक है, याद रहे किसी तरह का जादू नहीं, खास तौर पर जब हम इतनी बड़ी तादाद में मगलुओं की ज़मीन पर है। हम हाथ से तंबू लगाएंगे, ज़्यादा मुश्किल नहीं आनी चाहिए। मगलू भी तो हाथ से ही तंबू लगाते हैं। हैरी, क्या लगता है कहाँ शुरू करना चाहिए? हैरी ने जिंदगी में कभी कैंपिंग नहीं की थी, तंबू तो लगाया ही नहीं था। डर्सली दंपति कभी उसे पिकनिक पर नहीं ले जाते थे। वो उसे हमेशा बूढ़ी पड़ोसन मिसेस फिग के पास छोड़ जाते थे। बहरहाल उसने और हरमाइनी ने अंदाज़ा लगा लिया कि ज़्यादातर खंभे और खूंटियाँ कहाँ लगनी चाहिए। मिस्टर वीजली मदद कम कर रहे थे और मुश्किलें ज़्यादा खड़ी कर रहे थे, क्योंकि जब हथौड़े के इस्तेमाल की बात आई तो वो बहुत ज़्यादा रोमांचित हो गए। बहरहाल उन्होंने आखिरकार 2 भद्दे से तंबू तैयार कर लिए। वो सभी खड़े होकर अपने हाथ से लगाए गए तंबुओं को प्रशंसा भरी नज़रों से देखते रहे। हैरी ने सोचा, इन तंबुओं को देखकर कोई भी ये नहीं सोच सकता कि ये जादूगरों के तंबू होंगे। लेकिन समस्या ये थी कि बिल, चार्ली और पर्सी के आने के बाद वो कुल मिलाकर 10 लोग हो जाएंगे। लगता था हरमाइनी को भी इसी समस्या का अंदेशा था। इसलिए जब मिस्टर वीजली घुटनों के बल चलकर सबसे पहले तंबू में घुसे तो हरमाइनी ने हैरी को अजीब निगाहों से देखा। जगह थोड़ी कम है, उन्होंने कहा, लेकिन मुझे लगता है हम सब इसमें जैसे तैसे आ जाएंगे। चलो अंदर आके देखो। हैरी नीचे झुका, तंबू के अंदर घुसा और उसका मुंह खुला रह गया। अंदर पुराने ज़माने का 3 कमरों वाला फ्लैट था जिसमें बाथरूम और किचन भी था। अजीब बात यह थी कि इसकी सजावट ठीक वैसी थी जैसे मिसेस फिग के घर की। अलग अलग आकार की कुर्सियों पर क्रोएशिया के कवर और बिल्लियों की बदबू भरी थी। ज़्यादा समय तो रहना नहीं है, मिस्टर वीजली ने अपने सिर के गंजे हिस्से को रुमाल से पोंछा और बेडरूम में लगे 4 बंक बेड्स की तरफ देखा। मैंने अपने ऑफिस में काम करने वाले परकिंस से इन्हें मांगा है। कमर दर्द के कारण अब वो कैंपिंग नहीं करता। उन्होंने धूल भरी केतली उठाकर उसके अंदर झांका। पानी की जरूरत पड़ेगी। मगलू ने जो नक्शा दिया है उसमें एक नल है डैडी, रॉन ने बोला, जो हैरी के पीछे तंबू में आ गया था और इतने बड़े कमरे को देखकर जरा भी हैरान नहीं था। मैदान के दूसरे सिरे में नल लगा है। अच्छा, तो तुम, हैरी और हरमाइनी तीनों जाओ और पानी ले आओ, मिस्टर वीजली ने केतली और जग देते हुए कहा। हम बाकी लोग आग जलाने के लिए लकड़ियां ले आते हैं। पर हमारे पास अवन है, हम उसी पर खाना क्यों नहीं बना लेते? रॉन, मगलू प्रतिरोधी सुरक्षा, मिस्टर वीजली का चेहरा आशा से दमक रहा था। जब मगलू कैंपिंग करते हैं तो आग जलाकर ही खाना बनाते हैं, मैंने उन्हें ऐसा करते देखा है। लड़कियों का तंबू लड़कों के तंबू से थोड़ा छोटा था, लेकिन उसमें बिल्लियों की बदबू नहीं थी। उसे देखने के बाद हैरी, रॉन और हरमाइनी केतली और जग लेकर नल की तरफ चल दिए।
अब सूरज के उगने और धुंध के छटने के कारण वो हर दिशा में फैले तंबुओं के शहर को देख सकते थे। वो तंबुओं की कतारों के बीच धीरे धीरे चल रहे थे और उत्सुकता से चारों तरफ निहार रहे थे। हैरी को अभी अभी समझ आया था कि दुनिया में कितने सारे जादूगर और जादूगरनियां होंगे। दरअसल उसने पहले कभी ये सोचा ही नहीं था कि दूसरे देशों में भी जादूगर रहते होंगे। बाकी जादूगर भी अब जागने लगे थे। सबसे पहले छोटे बच्चों वाले परिवार जागे। हैरी ने इससे पहले कभी इतने छोटे जादूगरों और जादूगरनियों को नहीं देखा था। बड़े पिरामिड के आकार वाले एक तंबू के बाहर 2 साल का एक बच्चा लेटा था। उसने एक छड़ी पकड़ रखी थी और उससे घास पर चल रहे घोंगे को कुरेद रहा था, जो धीरे धीरे फूल कर एक पाए जितना बड़ा हो गया। जब वो उस बच्चे के पास पहुंचे तो उसकी मम्मी तेजी से तंबू से बाहर निकली। केविन, कितनी बार समझाया, डैडी की छड़ी को मत छूना। आउट! उन्होंने फूले हुए घूंगे पर पैर रख दिया था, जिससे उसका पेट फट गया। उन लोगों को पीछे से आवाज सुनाई देती रही कि महिला बच्चे को डांट रही थी। साथ ही उन्हें छोटे बच्चे की किलकारियां भी सुनाई दे रही थी। घोंगे पर पैर रख दिया, घोंगे पर पैर रख दिया। थोड़ा आगे जाने पर उन्हें 2 छोटी जादूगरनियां दिखी, जो केविन से थोड़ी ही बड़ी होगी। वो खिलौने के झाड़ुओं पर सवारी कर रही थी, जो सिर्फ इतनी ऊंची उड़ रही थी कि लड़कियों के अंगूठे ओस वाली घास को छूते रहे। जादू मंत्रालय के एक जादूगर ने इन उड़ती हुई छोटी जादूगरनियों को देख लिया। वो तेजी से हैरी, रॉन और हरमाइनी के पास से निकलते हुए बुदबुदाया, दिन के उजाले में मुझे लगता है इनके मम्मी डैडी तो चैन से चादर तान के सोए होंगे। यहाँ वहाँ वयस्क जादूगर और जादूगरनियाँ अपने अपने तंबुओं से निकल रहे थे। कई जादूगर नाश्ता बना रहे थे। कुछ ने चोरी छिपे चारों तरफ देखकर चुपचाप अपनी छड़ी से आग जला ली थी। बाकी लोग अपने चेहरे पर शक का भाव लिए माचिस जला रहे थे, जैसे उन्हें यकीन हो कि इससे आग कैसे जलेगी। 3 अफ्रीकी जादूगर बैठकर गंभीर चर्चा में डूबे थे। वो तीनों लंबे सफ़ेद दुशाले पहने थे और दहकती बैंगनी आग में खरगोश जैसी कोई चीज़ भून रहे थे, जबकि कुछ अधेड़ अमरीकी जादूगरनियां खुशी से गपशप करने में जुटी थी। उनके तंबुओं के बीच में सितारों से भरा एक बैनर लगा था, जिस पर लिखा था, सेलम विच कवन। तंबुओं के पास से गुजरते समय हैरी को उनके भीतर से कई अजीब भाषाएं सुनाई दी। हालांकि शब्द एक भी समझ नहीं आया, लेकिन हर आवाज़ रोमांच से भरी लग रही थी। तभी रॉन ने पूछा, मेरी आंखों को कुछ हो गया है या सब कुछ हरे रंग का हो गया है यहाँ? रॉन की आंखों को कुछ नहीं हुआ था। वो तंबुओं के एक समूह के बीच पहुंच गए, जो हरे तने और तिकोनी पत्तियों वाले तिपतिये पौधे से ढके थे। ऐसा लग रहा था जैसे अजीब आकार की छोटी छोटी पहाड़ियां उगाई थी। इन खुले हुए तंबुओं के नीचे मुस्कुराते हुए चेहरे थे। फिर पीछे से उन्हें अपने नाम सुनाई दिया, हैरी, रॉन, हरमाइनी। यह आवाज़ सीमस फिनिगन की थी, जो उनके साथ गरुड़ द्वार में 4th ईयर में पढ़ता था। वो क्लोवर के पौधों से ढके तंबू के सामने ही बैठा था। उसके पास ही बालू के रंग के बालों वाली एक महिला भी बैठी थी, जो उसकी माँ होनी चाहिए। और पास ही में उसका सबसे अच्छा दोस्त डीन थॉमस बैठा था। वो भी गरुड़द्वार में ही था। जब हैरी, रॉन और हरमाइनी हेलो कहने के लिए पास पहुंचे तो सीमस ने मुस्कुराते हुए कहा, सजावट पसंद आई? मंत्रालय के लोग कोई खास खुश नहीं है? हाँ, हम अपने रंग क्यों ना दिखाएं? मिसेस फिनिगन बोली। जाकर देखो, बल्गेरिया वालों ने अपने तंबुओं के ऊपर क्या लगा रखा है। तुम लोग आयरलैंड के साथ हो ना? पक्का? उन्होंने हैरी, रॉन और हरमाइनी को शक भरी निगाह से देखते हुए कहा। उन्हें यह आश्वासन देने के बाद कि वो सचमुच आयरलैंड की ही तरफ है, वो फिर से चल दिए। वहां से चलने के बाद रॉन बोला, इस तरह के माहौल में हम और क्या ही कह सकते थे। हरमाइनी बोली, क्या पता बल्गेरिया वालों ने अपने तंबू पर क्या लगा रखा है ऐसा। चलकर देखें। हैरी ने मैदान के ऊपर लगे तंबुओं के एक बड़े समूह की तरफ इशारा करते हुए कहा, जहां लाल, हरे और सफेद रंगों वाला बल्गेरिया का झंडा हवा में लहरा रहा था। यहाँ पर तंबुओं में पौधों की सजावट नहीं थी, बस हर तंबू पर एक पोस्टर था, जिसमें एक चिड़चिड़ा सा चेहरा दिख रहा था। उसकी काली भौहें बहुत घनी थी। जाहिर है तस्वीर हिल रही थी। ये चेहरा सिर्फ पलके झपका रहा था और नाक चढ़ा रहा था। रॉन ने धीरे से कहा, क्रम। क्या? हरमाइनी ने पूछा। क्रम, रॉन बोला, विक्टर क्रम, बल्गेरिया का खोजी। कितना चिड़चिड़ा दिखता है, हरमाइनी ने कहा, जब उसने इतने सारे पोस्टरों में क्रम की पलके झपकते और त्योरियां चढ़ते देखा। चिड़चिड़ा? रॉन ने अपनी आंखें आसमान की तरफ उठाते हुए कहा, किसे परवाह है वो कैसा दिखता है? वो गजब का खिलाड़ी है। उसकी उम्र भी कम है, कोई 18 साल का होगा। वो कमाल का खिलाड़ी। आज रात रुको, तुम खुद देख लेना अपनी आंखों से। मैदान के सिरे पर लगे नल के सामने छोटी सी लाइन थी। हैरी, रॉन और हरमाइनी जाकर लाइन में खड़े हो गए। उनके आगे 2 लोग खड़े थे, जिनमें गर्मा गर्म बहस हो रही थी।
उनमें से एक बहुत बूढ़ा जादूगर था जो फूलों वाला लंबा नाइट गाउन पहना था। दूसरा मंत्रालय का जादूगर लग रहा था जिसके हाथ में चौकड़ी वाला पैंट था और वो बहुत परेशान दिखते हुए चिल्ला रहा था, आरजी इससे पहनो, तुम नाइट गाउन में ऐसे नहीं घूम सकते। गेट पर खड़ा मगलू पहले से शक कर रहा है। ओए, मैंने इसे मगलू दुकान से ही तो खरीदा है, बूढ़े जादूगर ने कड़क आवाज में कहा। मगलू इसे ही तो पहनते हैं। ओए आर्ची, इसे मगलू औरतें पहनती है, आदमी नहीं, आदमी इसे पहनते हैं। मंत्रालय के जादूगर ने चौकड़ी वाला पैंट लहराते हुए कहा, मैं ये नहीं पहनूंगा, कभी नहीं पहनूंगा। बूढ़े आर्ची ने झुंझलाते हुए कहा, नहीं धन्यवाद, मुझे अपने अंदर के हिस्सों में खुली हवा चाहिए। ये सुनकर हरमाइनी को इतनी जोर की हंसी आई कि उसने सिर झुकाकर लाइन से बाहर निकलना पड़ा। वो तभी लौटी जब आर्ची पानी भरकर वहां से चला गया। लौटते समय वो धीमे धीमे चल रहे थे क्योंकि उनके हाथों में पानी भरे बर्तनों का बोझ था। वो अपने तंबू की तरफ जाने लगे। यहाँ वहाँ उन्हें कई परिचित चेहरे दिखे, हॉगवर्ट्स के दूसरे विद्यार्थी और उनके परिवार। वहाँ उन्हें ओलिवर वुड भी दिखा जो हैरी के हाउस की क्विडिच टीम का पुराना कप्तान था और पिछले ही साल हॉगवर्ट्स से पढ़कर निकला था। वह हैरी को खींचकर तंबू में ले गया और अपने मम्मी डैडी से उसका परिचय करवाया। उसने हैरी को रोमांचित अंदाज में बताया कि हाल ही में पडलमीर यूनाइटेड रिजर्व टीम के साथ उसका अनुबंध हो गया है। इसके बाद उन्हें मेहनत कश के 4th ईयर के विद्यार्थी अर्नी मैकमिलन ने आवाज़ देकर पुकारा। थोड़ा आगे चलने पर उन्हें चोचांग भी मिली जो बहुत सुंदर थी और चील घात की खोजी थी। उसने हैरी को देखकर हाथ हिलाया और मुस्कुराई भी। जवाब में हाथ हिलाते समय हैरी के जग का पानी उसके कपड़ों पर फैल गया। रॉन की व्यंग्यात्मक हंसी को रोकने के लिए हैरी ने जल्दी से अपरिचित किशोरों के एक बड़े समूह की तरफ इशारा किया। उसने पूछा, तुम्हारे हिसाब से वो लोग कहाँ के हैं? वो हॉगवर्ट्स के तो नहीं लगते, है ना? हाँ, लगता है किसी विदेशी स्कूल के होंगे। हालांकि मैं किसी विदेशी स्कूल में पढ़ने वाले जादूगर से मिला नहीं हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि विदेशों में भी जादूगरी के स्कूल होते हैं। ब्राज़ील के एक जादूगरी स्कूल में पढ़ने वाला एक लड़का बिल का पेन फ्रेंड था। यहाँ कई साल पहले की बात है। बिल उससे मिलने जाना चाहता था, लेकिन मम्मी डैडी के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो ब्राज़ील जा सके। जब बिल ने बताया कि वो नहीं आ पाएगा, तो उसके पेन फ्रेंड ने नाराज़ होकर उसे एक शापित हैट भेज दिया था। उससे बिल के कान सिकुड़ गए थे। हैरी हंस गया। वो हैरान था कि दुनिया के दूसरे देशों में भी जादू की पढ़ाई होती है। बहरहाल उसने अपनी हैरानी को उजागर नहीं होने दिया। यहाँ पर इतने सारे देशों के जादूगरों को देखने के बाद उसकी आंखें खुल गई थी। वो सोच रहा था कि वो कितना मूर्ख है। उसे पता होना चाहिए था कि हॉगवर्ट्स जादूगरों का इकलौता स्कूल थोड़ी हो सकता है। उसने हरमाइनी की तरफ देखा जो इस जानकारी से ज़रा भी हैरान नहीं थी। निश्चित रूप से किसी न किसी किताब में उसने जादूगरों के दूसरे स्कूलों के बारे में पढ़ा हुआ ही होगा। जब वो लोग आखिरकार वीसली परिवार के तंबू में पहुंचे तो जॉर्ज बोला, बड़ी देर लगा दी तुम लोगों ने। रास्ते में कुछ जान पहचान के लोग मिल गए थे। रॉन ने पानी का बर्तन नीचे रखते हुए कहा, तुमसे आगे नहीं चली? डैडी माचिसों से खेल रहे हैं, वो खेल छोड़े तब तो आग जलेगी, फ्रेड बोला। मिस्टर वीजली को आग जलाने में जरा भी सफलता नहीं मिल रही थी, लेकिन उनकी कोशिश में कोई कमी नहीं थी। टूटी हुई तीलियां जमीन पर चारों तरफ बिखरी थी, लेकिन मिस्टर वीजली को देखकर लग रहा था कि उन्हें जिंदगी का पूरा मजा आ रहा है। उप्स, वो बोले जब उनकी एक तीली जल गई, लेकिन हैरानी में उन्होंने उसे उसी वक्त नीचे गिरा दिया। हरमाइनी ने उनके हाथ से माचिस लेते हुए कहा, देखिए इस तरह से। फिर वो उन्हें माचिस जलाने का सही तरीका दिखाने लगी। आखिरकार उन्होंने आग जला ली, लेकिन इसे अच्छी तरह से जलने में कम से कम 1 घंटा लगने की उम्मीद थी, इससे पहले कि वो उस पर कुछ पका पाए। ठीक से आग जलने का इंतजार करते समय देखने के लिए बहुत कुछ था। उनका तंबू पिच तक आने जाने वाले रास्ते के ठीक पास था। मंत्रालय के सदस्य तेजी से उस रास्ते पर आ जा रहे थे और गुजरते समय मिस्टर वीजली का हार्दिक अभिवादन कर रहे थे। मिस्टर वीजली आने जाने वालों के बारे में जानकारी दे रहे थे। वो खासतौर पर हैरी और हरमाइनी को बता रहे थे क्योंकि उनके बच्चे मंत्रालय के बारे में पहले से इतना जानते थे कि इस विषय में उनकी खास दिलचस्पी नहीं थी। वो है कथबर्ट मॉकरिज, पिशाच संपर्क कार्यालय के प्रमुख, और ये आ रहे हैं गिलबर्ट विम्पल। ये प्रयोगात्मक सम्मोहन समिति में है। उनके सींग उनके शरीर पर काफी समय से है। हेलो अर्नी, आर्नोल्ड पीसगुड। वो विस्मृति कारक है, दुर्घटना जादू बचाव दल के सदस्य। वो है बोर्ड और क्रॉकर। वो लोग अनस्पीकेबल्स है। अनस्पीकेबल्स ये क्या होते हैं? रहस्यमय विभाग वाले। जरा भी पता नहीं होता कि ये क्या करते हैं। आखिरकार आग अच्छे से जलने लगी। अभी उन्होंने अंडे और सॉसेजेस पकाना शुरू किए थे कि तभी बिल, चार्ली और पर्सी जंगल से टहलते हुए आ गए। अभी अभी अंतर्ध्यान होकर आए हैं डैडी, पर्सी ने जोर से कहा। अरे वाह, लंच तैयार हो रहा है।
वो लोग अभी सॉसेज और अंडों की प्लेट को आधा ही खत्म कर पाए होंगे कि मिस्टर वीजली उछलकर खड़े हो गए। वो मुस्कुराते समय एक आदमी की तरफ हाथ हिला रहे थे जो उन्हीं की तरफ आ रहा था। उन्होंने कहा, आहा, आज के दिन की शान, लूडो। हैरी ने अब तक जितने लोग देखे थे, निश्चित रूप से उनमें लूडो बैगमैन सबसे विचित्र थे। वो फूलों वाली नाइट ड्रेस पहनने वाले बूढ़े आर्ची से भी ज्यादा विचित्र दिख रहे थे। उन्होंने क्विडिच का लंबा दुशाला पहना था जिस पर चमकीली पीली और काली धारियां थी। उनके सीने पर ततैये की एक बड़ी तस्वीर थी। उनका शरीर गठीला था जो अब थोड़ा बेध्यानी का शिकार हो गया था। दुशाले में उनकी मोटी तोंद भी दिख रही थी जो निश्चित रूप से उन दिनों नहीं रही होगी जब वो मारक के रूप में खेलते थे। उनकी नाक मुड़ी हुई थी। हैरी ने सोचा शायद किसी पहलवान ने तोड़ी होगी। उनकी गोल नीली आंखों, छोटे सुनहरे बालों और गुलाबी रंगत के कारण वो किसी बड़े स्कूली बच्चे जैसे लग रहे थे। ओहो, बैगमैन ने खुश होकर कहा। वो इस तरह चल रहे थे जैसे उनके पैरों में स्प्रिंग लगी हो। वो रोमांचित दिख रहे थे। आर्थर, उन्होंने आग के पास पहुंचकर कहा, वाह, आज का मौसम कितना बेहतरीन है ना। आज से बढ़िया दिन तो हो ही नहीं सकता। इससे बढ़िया मौसम की तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। रात को एक बादल नहीं होगा और इंतजाम में जरा भी कमी नहीं है। मेरे करने के लिए तो कुछ है ही नहीं। उनके पीछे पीछे मंत्रालय के कुछ थके दिख रहे जादूगर तेजी से आए। वो दूर जलने वाली एक जादुई आग की तरफ इशारा कर रहे थे जिसकी बैंगनी लपटें 20 फीट ऊपर तक उठ रही थी। पर्सी अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए जल्दी से आगे पहुंचा। हालांकि पर्सी की राय में लूडो बैगमैन अपने विभाग को खराब तरह से चलाते थे, लेकिन इसके बावजूद पर्सी उनसे जान पहचान करने के लिए बेताब था। हाँ, मिस्टर वीजली ने मुस्कुराते हुए कहा, ये है मेरा बेटा पर्सी, अभी अभी मंत्रालय में नौकरी लगी है। और ये फ्रेड है, नहीं ये जॉर्ज है, वो वाला फ्रेड है। बिल, चार्ली, रॉन, ये मेरी बेटी जिनी और रॉन के दोस्त हरमाइनी ग्रेंजर और हैरी पॉटर। जैसे ही बैगमैन ने हैरी का नाम सुना तो उन्होंने हैरानी से सांस अंदर खींची और उनकी निगाह फौरन हैरी के माथे के निशान पर पहुंच गई। मिस्टर वीजली ने आगे कहा, और ये हैं लूडो बैगमैन। तुम जानते हो ये कौन है? इनकी बदौलत ही तो हमें इतने अच्छे टिकट्स मिले हैं। बैगमैन ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ हिलाया, मानो कह रहे हो कि कोई बड़ी बात नहीं। मैच पर शर्त लगाओगे आर्थर? उन्होंने उत्सुकता से पूछा और अपने पीले काले दुशाले की जेब खनखनाई। खनखनाहट से ऐसा लग रहा था कि सोने के सिक्के भरे पड़े हैं। रॉडी पॉन्टनर ने शर्त लगाई है कि अगर बल्गेरिया पहला गोल करेगा, मैंने उसे बहुत अच्छा भाव दिया क्योंकि आयरलैंड के तीनों धावक जितने तेज हैं उससे तेज तो आज तक नहीं देखे। एगाथा टिम्स ने अपने फार्म हाउस का आधा हिस्सा इस बात पर लगाया है कि मैच एक हफ्ता चलेगा। फिर तो ठीक है, मिस्टर वीजली ने कहा। अच्छा, आयरलैंड की जीत पर मैं एक गैलियन लगाता हूँ, बस एक गैलियन। लूडो थोड़े निराश दिखे, लेकिन फिर उन्होंने खुद को संभाल लिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कोई शर्त? ये लोग जुआ खेलने के लिए अभी बहुत छोटे हैं, मिस्टर वीजली ने कहा। मॉली ये बात पसंद नहीं करेगी। पर तब तक फ्रेड और जॉर्ज अपने पास के पैसे इकट्ठे करके उन्हें गिन चुके थे। फ्रेड ने कहा, हम दोनों 37 गैलियन, 15 सिकल और 3 नट्स की शर्त लगाते हैं कि आयरलैंड जीतेगा, लेकिन सुनहरी गेंद बल्गेरिया का विक्टर क्रम पकड़ेगा। और हाँ, हम इस नकली छड़ी को भी दांव पर लगा देंगे। तुम्हें मिस्टर बैगमैन को इस तरह की घटिया चीजें दिखाने की जरूरत नहीं है, पर्सी ने कहा। लेकिन बैगमैन को वो छड़ी घटिया नहीं लगी। इसके बजाय उनके लड़के जैसे चेहरे पर रोमांच की चमक आ गई जब उन्होंने फ्रेड के हाथ से छड़ी ली और छड़ी जोर की आवाज करते हुए रबड़ के मुर्गे में बदल गई। बैगमैन हंसे। बहुत बढ़िया, मैंने बहुत सालों से इतना अच्छा मजाक नहीं देखा। मैं इसके बदले तुम्हें 5 गैलियन देता हूँ। पर्सी हैरान होकर नापसंदगी से यह सब देख रहा था। लड़कों, मिस्टर वीजली धीरे से बोले, मैं नहीं चाहता कि तुम लोग शर्त लगाओ। ये तुम्हारी जिंदगी की सारी बचत है। तुम्हारी मम्मी। मजा खराब मत करो आर्थर। लूडो बैगमैन ने अपनी जेब को रोमांच से खनखनाते हुए कहा, ये दोनों इतने बड़े हो गए हैं कि सोच समझकर काम कर सकते हैं। तो तुम शर्त लगाते हो कि मैच आयरलैंड जीतेगा पर सुनहरी गेंद क्रम पकड़ेगा? लड़को, चांस ही नहीं है, जरा भी नहीं। इस बात पर मैं तुम्हें बहुत अच्छा भाव दूंगा। हम मजेदार छड़ी के 5 गैलियन भी जोड़ देते हैं, चलेगा? जब लूडो बैगमैन नोटबुक और कलम निकालकर जुड़वा भाइयों के नाम लिखने लगे तो मिस्टर वीजली असहाय भाव से देखते रहे। बहुत बढ़िया, जॉर्ज ने बैगमैन के दिए चर्म पत्र को अपने दुशाले के सामने वाले हिस्से में रखते हुए कहा। फिर बैगमैन मिस्टर वीजली की तरफ मुड़कर बोले, कुछ पीने के लिए होगा? मैं बार्टी को ढूंढ रहा हूँ। बल्गेरिया का खेल प्रमुख मुश्किलें पैदा कर रहा है। समस्या ये है, उसका एक भी शब्द मुझे समझ नहीं आता। बार्टी सब कुछ ठीक कर देगा, वो 157 भाषाएं जानता है। मिस्टर क्राउच, पर्सी बोला। अब उसके चेहरे से नापसंदगी का भाव गायब हो गया था और उसकी जगह पर रोमांच का भाव आ गया था। वो तो 200 से ज्यादा भाषाएं जानता है, जल परी, बेताल, दैत्य।
दैत्य भाषा तो कोई भी बोल सकता है ना पर्सी, फ्रेड बोला। इसके लिए बस इशारा करके गुर्राता ही तो होता है। पर्सी ने फ्रेड को बहुत गुस्से से देखा और केतली में उबाल लाने के लिए आग तेज करने लगा। लूडो, बर्था की कोई खबर मिली? मिस्टर वीजली ने पूछा जब बैगमैन नीचे घास पर उन सब के साथ बैठ गए। रत्ती भर भी नहीं, बैगमैन ने आराम से कहा, पर वो लौट आएगी। बेचारी बर्था, उसकी याददाश्त किसी रिश्ती कड़ाही की तरह है और उसका दिशा ज्ञान गड़बड़ है। तुम ये बात लिख लो, भटक गई होगी और भटकती हुई अक्टूबर में किसी दिन ऑफिस आएगी और ये बोलेगी कि अभी जुलाई चल रहा है। जब पर्सी ने बैगमैन को चाय का मग दिया तो मिस्टर वीजली ने सुझाव दिया, तुम्हें नहीं लगता कि उसकी तलाश में किसी को भेजना चाहिए? बार्टी भी यही कहता रहता है, बैगमैन बोले, और उनकी आंखें मासूमियत से चौड़ी हो गई। लेकिन इस वक्त हम इस काम में किसी को भी नहीं लगा सकते। ओ शैतान का नाम लो और हाजिर बार्टी। एक जादूगर अभी अभी उनकी आग के पास प्रकट हुआ था। बार्टी क्राउच लूडो बैगमैन से बिल्कुल अलग थे, जो अपने ततैये वाले पुराने दुशाले में घास पर पसरे हुए थे। दो व्यक्तियों में इससे ज्यादा अंतर नहीं हो सकता था। बार्टी क्राउच परंपरावादी, बूढ़े और शालीन थे। वो बेहतरीन सूट और टाई पहने थे। उनके छोटे भूरे बालों के बीच से निकली मांग बिल्कुल सीधी थी। उनकी छोटी टूथब्रश जैसी मूंछ ऐसी दिख रही थी जैसे उसे स्केल से नापकर तराशा गया हो। उनके जूते चमचमा रहे थे। हैरी उन्हें देखते ही समझ गया कि पर्सी उन्हें अपना आदर्श क्यों मानता है। पर्सी नियमों का कठोरता से पालन करने में विश्वास रखता था और मिस्टर क्राउच ने मगलुओं जैसे कपड़े पहनने का नियम इतनी अच्छी तरह से पालन किया था कि कोई भी उन्हें आराम से किसी बैंक का मैनेजर समझ लेगा। हैरी को लगा कि वर्नॉन अंकल भी उनकी हकीकत नहीं पकड़ पाएंगे। घास पर पसर जाओ बार्टी, लूडो ने अपने पास की जमीन को थपथपाते हुए कहा। नहीं धन्यवाद लूडो, क्राउच ने कहा और उनकी आवाज में थोड़ी अधीरता थी। मैं हर जगह तुम्हें ही खोज रहा था। बल्गेरिया वाले इस बात पर जोर दे रहे हैं कि उनके लिए टॉप बॉक्स में 12 सीटें और लगाई जाए। अच्छा तो वो ये कह रहे थे, बैकमैन बोला। मुझे तो लग रहा था वो आदमी चिमटियां मांग रहा है। बड़ी अजीब भाषा है। मिस्टर क्राउच, पर्सी हाँफते हुए अभिवादन में इतना नीचे झुक गया कि किसी कुबड़े जैसा दिखने लगा। आप चाय पियेंगे? ओ, मिस्टर क्राउच ने पर्सी को थोड़ा हैरानी से देखते हुए कहा। हाँ धन्यवाद वेदरबी। फ्रेड और जॉर्ज सिर झुकाकर हंसने लगे। पर्सी के कान गुलाबी हो गए और वो केतली संभालने में व्यस्त हो गया। और मुझे तुमसे भी कुछ कहना है आर्थर, मिस्टर क्राउच ने अब मिस्टर वीजली को पैनी निगाह से देखते हुए कहा। अली बशीर बगावत पर उतर आया है। वो उड़ने वाले कालीनों पर लगे प्रतिबंध को हटाने के बारे में तुमसे बात करना चाहता है। मिस्टर वीजली ने गहरी आह भरी। मैंने इसके बारे में पिछले हफ्ते ही तो उसे एक उल्लू भेजा था। मैंने एक बार जो बोल दिया 100 बार वही बात पूछने का कोई दुख है पार्टी? गलीचों को प्रतिबंधित जादू योग्य वस्तुओं की सूची के तहत मगलू वस्तु घोषित कर दिया गया है, पर वो मानने को तैयार ही नहीं। मुझे नहीं लगता कि वो मानेगा, मिस्टर क्राउच ने पर्सी से चाय का कप लेते हुए कहा। वो यहाँ पर उनका इंपोर्ट करने के लिए उतावला हो रखा है, बैगमैन ने पूछा। ब्रिटेन में गलीचे झाड़ुओं की जगह तो नहीं ले लेंगे, है ना? अली बशीर को लगता है कि पारिवारिक वाहन के रूप में कालीन की बाजार में अच्छी मांग होगी, मिस्टर क्राउच ने कहा। मुझे याद है कि मेरे दादाजी के पास भी एक कालीन था जिस पर 12 लोग बैठ सकते थे, लेकिन ये तब की बात है जब उन पर प्रतिबंध नहीं था। उन्होंने ये बात सिर्फ इसलिए कही ताकि किसी को इस बारे में गलतफहमी ना रहे कि उनके पूर्वज नियमों का कठोरता से पालन नहीं करते थे। बैगमैन ने उत्साह से कहा, तो बार्टी काफी व्यस्त हो? हाँ, मिस्टर क्राउच ने रूखेपन से जवाब दिया। 5 महाद्वीपों में गुप्त मार्गों की व्यवस्था करना कोई आसान काम नहीं है लूडो, मिस्टर वीजली बोले। मुझे लगता है जब वर्ल्ड कप खत्म हो जाएगा तो आप दोनों को बड़ी खुशी होगी। लूडो बैगमैन सदमे में आ गए। खुशी? इतना ज्यादा मजा तो पहले कभी भी नहीं आया। वैसे ऐसा नहीं है कि इसके बाद कोई और रोमांचक आयोजन नहीं होगा, है ना बार्टी? एक और आयोजन भी तो करना है ना, है ना, है ना? मिस्टर क्राउच ने बैगमैन की तरफ त्योरियां चढ़ाकर देखा और कहा, हमने तय किया था कि जब तक सारी बातें पक्की नहीं होगी तब तक कोई घोषणा नहीं करेंगे। सारी बातें? बैगमैन ने इन शब्दों को हवा में उड़ाते हुए कहा। दस्तखत कर तो दिए, सब तैयार हो गए है ना? मैं तुमसे शर्त लगाता हूँ इन बच्चों को जल्दी सब पता चल जाएगा। मेरा मतलब है ये सब हॉगवर्ट्स में ही तो होने वाला है। लूडो, हमें बल्गेरिया वालों से मिलना पड़ेगा, मिस्टर क्राउच ने बैगमैन की बात काटते हुए तेजी से कहा। चाय के लिए धन्यवाद तुम्हारा वेदरबी। उन्होंने चाय पिए बिना ही मग पर्सी को दे दिया और लूडो के उठने का इंतजार किया। बैगमैन मुश्किल से उठकर खड़े हुए और उन्होंने अपनी चाय का आखिरी घूंट खत्म कर लिया। उन्होंने अपनी जेब में सोने के सिक्के खुशी से खनखनाए। तुम सभी से बाद में मिलता हूँ, उन्होंने कहा। मैं भी तुम लोगों के साथ टॉप बॉक्स में ही रहूंगा। मैं कमेंट्री कर रहा हूँ। उन्होंने हाथ हिलाया।
बार्टी क्राउच ने थोड़ा सा झुककर अभिवादन किया और फिर वो दोनों अंतर्ध्यान हो गए। हॉगवर्ट्स में क्या होने वाला है डैडी? फ्रेड ने तुरंत पूछा। वो लोग किस बारे में बात कर रहे थे? मिस्टर वीजली ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें जल्दी ही पता चल जाएगा लड़कों। इस जानकारी को तब तक गोपनीय रखना होगा जब तक कि मंत्रालय से जारी करने का निर्णय नहीं लिया था। पर्सी ने कड़क आवाज में कहा। मिस्टर क्राउच ने ठीक किया जो इस जानकारी को किसी को नहीं बताया। अरे चुप रहो वेदर भी, फ्रेड बोला। दोपहर ढलने के साथ रोमांच का एहसास कैंप साइट पर बादल की तरह मंडराने लगा। गर्मी की शांत हवा शाम तक आशा से थिरकने लगी और जब हजारों इंतजार करने वाले जादूगरों पर अंधेरा पर्दे की तरह फैलने लगा तो मगलू बनने के नाटक के आखिरी अवशेष भी गायब हो गए। मंत्रालय ने भी अवश्यम भावी के सामने सिर झुका ही लिया और जादू के स्पष्ट लक्षणों से लड़ना भी बंद कर दिया जो अब हर तरफ दिख रहे थे। सेल्समैन कुछ फुट दूरी पर प्रकट हो रहे थे। उनकी ट्रे और गाड़ियों में असाधारण जादुई सामान रखे थे। चमकदार गुलाब, आयरलैंड के हरे और बल्गेरिया के लाल जो चिल्ला चिल्लाकर खिलाड़ियों के नाम बता रहे थे। क्लोवर से सजे हरे नुकीले हैट नाच रहे थे। बल्गेरिया के स्कार्फ थे जिन पर लगे शेर सचमुच दहाड़ते थे। इसके अलावा दोनों देशों के झंडे थे जिन्हें लहराने पर उनका राष्ट्रगान अपने आप बजने लगता था। फायर बोल्ट के छोटे छोटे मॉडल भी थे जो सचमुच उड़ते थे और मशहूर खिलाड़ियों की आकृति भी जो हथेले पर इठलाती हुई चलती थी। सारी गर्मी अपनी पॉकेट मनी इसीलिए तो बचाई थी, रॉन ने हैरी को बताया जब उसने और हरमाइनी ने सेल्समैन से सामान खरीदा। रॉन ने अपने लिए एक नाचने वाला हैट और एक बड़ा हरा गुलाब खरीदा। साथ ही उसने बल्गेरिया के खोजी विक्टर क्रम की एक छोटी आकृति भी ली। छोटा सा क्रम रॉन की हथेली पर आगे पीछे चलने लगा और अपने ऊपर लगे हरे गुलाब की तरफ त्योड़ियां चढ़ाकर देखने लगा। इन्हें तो देखो। हैरी जल्दी से एक गाड़ी की तरफ बढ़ा जिस पर पीतल की दूरबीनें ऊपर तक भरी थी। इन दूरबीनों पर बहुत से अजीब बटन और डायल थे। सर्वदर्शक दूरबीन, जादूगर सेल्समैन ने उत्साह से कहा। इसमें आप एक्शन रिप्ले देख सकते हैं, स्लो मोशन देख सकते हैं और चाहे तो एक एक मूव देख सकते हैं सस्ते दामों में, 10 गैलियन में एक। काश मैंने ये सामान नहीं खरीदा होता, रॉन ने अपने नाचने वाले हैट की तरफ इशारा करते हुए कहा और सर्वदर्शक दूरबीन को हसरत से देखने लगा। हैरी ने जादूगर से दृढ़ता से कहा, मैं 3 लूंगा। नहीं नहीं, मेरे लिए मत लेना। रॉन का चेहरा लाल हो गया। वो हमेशा से इस बात में बहुत संवेदनशील रहता था कि हैरी को उसके माता पिता की पूरी दौलत विरासत में मिली थी और उसके पास रॉन की तुलना में बहुत ज़्यादा पैसे रहते थे। अरे क्रिसमस गिफ्ट समझकर ले लो भाई। हैरी ने रॉन और हरमाइनी के हाथ में सर्वदर्शक दूरबीन पकड़ाते हुए कहा। आगे के 10 साल तक के लिए, रॉन ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर ठीक है। थैंक्स हैरी, हरमाइनी बोली। और मैं प्रोग्राम शेड्यूल लेकर आती हूँ, ठीक है? जब वो अपने तंबू में लौट कर आए तो पर्स काफ़ी हल्के हो चुके थे। बिल, चार्ली और जिनी ने भी हरे गुलाब खरीद लिए थे और मिस्टर वीजली आयरलैंड का झंडा लेकर चल रहे थे। फ्रेड और जॉर्ज ने कुछ नहीं लिया था क्योंकि उनके सारे पैसे वो बैगमैन को दे चुके थे। और फिर घंटा बजने की जोरदार आवाज़ जंगल के पार से गूंजती हुई आई। अचानक पेड़ों के बीच हरी और लाल लालटेनें जलने लगी और पिच के रास्ते पर काफ़ी रोशनी हो गई। चलने का समय हो गया है, मिस्टर वीजली ने कहा जो बाकी लोगों की तरह रोमांचित थे। चलो चलते हैं।